अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज एक इंतहाई अहम खबर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। नाजरीन, आज तमाम मुलाज़मीन पेंशन फैमिली पेंशन के लिए एक अहम खबर है। तनख्वाहों में बड़ा इजाफा, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, हम आपसे डिस्कस करेंगे। और इसके साथ पेंशनर फैमिली पेंशनर्स के लिए एक बुरी खबर भी हमारे पास मौजूद है, तो इंशाल्लाह उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले अहम ख़बर की तरफ, जो कि अच्छी ख़बर है। और ये ख़बर हमारे ख़ास तौर पे जो मज़दूर तबका है उसके लिए है। अब मज़दूर के लिए जो कम से कम उजरत जो है वो 32,000 रुपये मुकर्रर थी, तो पंजाब गवर्नमेंट इसके बाकायदा तौर पे जो है वो इसको एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, ऐड दे रहे हैं। अगर इसकी खिलाफ वर्जी की गई तो 25,000 जुर्माना, 6 माह कैद या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। तो इस हवाले से जो है ये अच्छी ख़बर है मज़दूर तबके के लिए। और ख़ास तौर पे जो प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि कम से कम उनको जो सैलरी है वो 32,000 रुपये लास्ट में मिलनी चाहिए। अगर उससे कम मिल रही है या इसके ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है तो उसके लिए बाकायदा तौर पे जो है वो सज़ा तजवीज़ की गई है, तो वो सज़ा भी दी जाएगी। दूसरी बड़ी अच्छी खबर ये है कि 30% तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन हो गया है। स्टेट बैंक के अफसरों की तनख्वाहों में 30% तक इजाफा कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक़ 1 जुलाई 2023 से होगा। जी, तो 2023 में 1 जुलाई को जब तनख्वाहों में इजाफा किया गया था, पेंशन में इजाफा किया गया था, तो स्टेट बैंक के अफसरों की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। तो अब स्टेट बैंक के बगैर पेंशन वाले अफसरान की तनख्वाहों में 15 से 30% इजाफा किया गया है। पेंशन वाले ऑफिसर ग्रेड 1 से 8 के तमाम अफसरान की तनख्वाहों में 15% इजाफा कर दिया गया है। बगैर पेंशन वाले स्टेट बैंक ऑफिसर ग्रेड 2 की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया गया है। इसी तरह बगैर पेंशन वाले स्टेट बैंक ऑफिसर ग्रेड 4, 3 और 5 की तनख्वाहों में 25% इजाफा, और बगैर पेंशन वाले स्टेट बैंक के ऑफिसर ग्रेड 6 की तनख्वाहों में 20% इजाफे की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। बगैर पेंशन वाले स्टेट बैंक के ऑफिसर ग्रेड 7 और 8 की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया गया है। तो आपको बताते चलें कि स्टेट बैंक में दो तरह के ऑफिसर्स काम करते हैं। एक वो जिनको पेंशन दी जाती है और दूसरे वो होते हैं जो बगैर पेंशन के होते हैं। तो इस हवाले से जो है वो दो तबकात हैं और दोनों तबकात की तनख्वाहों में जो है वो इजाफ़ा किया गया है। और यहाँ पे ये बात भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और हम समझते हैं कि इसकी आवाज़ भी जो है वो बुलंद करनी चाहिए कि जो बग़ैर पेंशन के अफसरान हैं उनकी पेंशन तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफ़ा करना चाहिए था। तो बहरहाल एक अहम ख़बर ये आपको एक इंतहाई बड़े नुकसान से है बचाने बचाने वाली है। ख़ास तौर पे जब हमारे सरकारी मुलाज़मीन रिटायर होते हैं तो उसमें जो जीपी फ़ंड के लिए अप्लाई करते हैं उसकी फ़ाइनल पेमेंट हासिल जब करनी होती है तो उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बकाया जात जो है, तो जीपी फंड के लिए आप जब अप्लाई करते हैं तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको पता नहीं होता, आपके बकाया जात बाकी रह जाते हैं। अब अप्लाई करने का एक ख़ास तरीका है जिसको आपने हमेशा मद्देनज़र रखना है। अगर आप इसे नज़रअंदाज कर देते हैं तो आपका बकाया जो फ़ंड है वो हमेशा के लिए बकाया ही रह जाता है और आपको कभी नहीं मिलता। या तो वो आपकी इग्नोरेंस की वजह से होता है या आपको ये पता नहीं होता कि किस तरह से अप्लाई करें, कब अप्लाई करें। तो जीपी फ़ंड फ़ाइनल पेमेंट हो या एडवांस, वो हमेशा 30 जून के बैलेंस पर आपको मिलता है। और ये जो कट ऑफ टाइम जो होता है वो बेसिकली वो 30 जून होता है। आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर हमेशा जून टू जून होता है। तो आप जब अप्लाई कर रहे हैं जीपी फ़ंड के लिए तो कब अप्लाई करें। और आप जब भी अप्लाई करते हैं तो अगर बकाया रह जाता है तो वो बकाया अपनी जगह पर कायम रहता है, बल्कि उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट भी आपको पता है लगता है। अगर आपके सेविंग अकाउंट्स हैं और सेविंग उसमें इंटरेस्ट भी आपके उस पे अकाउंट पे लग रहा है, आपके फ़ंड पे लग रहा है, तो वो इंटरेस्ट की रकम भी मौजूद रहती है। तो अब इसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो एक मिसाल से हम आपको समझाएंगे, क्लियर करेंगे आपको कि जीपी फ़ंड को कब और कैसे जो है वो उसके लिए अप्लाई करना चाहिए। अब देखें, एक कोई एक्स एक्स जो है ना वो पर्सन है, उसने 30 अप्रैल 2024 को रिटायर हुआ। तो उसने क्या किया कि जीपी फ़ंड की फ़ाइनल पेमेंट 30 जून 2023 तक वसूल की। तो बकिया कहाँ गया? यानी जब आप 30 अप्रैल 2024 को रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, आपको जो पेमेंट मिलेगी वो जून 2023 तक की मिलेगी।
जून 2023 के बाद से लेके 30 अप्रैल तक की जो पेमेंट है वो बेसिकली क्या है, 10 महीने की पेमेंट है। वो आमतौर पे नज़रअंदाज आप लोग कर देते हैं या आप भूल जाते हैं। असल मामला ये है कि 1 जुलाई 2023 से लेकर 23 अप्रैल 2024 तक जो जीपीएफ कटौती हुई उस पर इंटरेस्ट 1 जुलाई 2024 के बाद लगना था, फिर आप उसे वसूल कर सकते थे। अब जुलाई अप्रैल की कटौती आप देखें कि 39,000 अगर आपका जो है वो मौजूद था जुलाई से 2023 से लेके अप्रैल 2024 तक, तो वो 39,000 आपको नहीं मिलेगा। वो 39,000 मौजूद रहेगा, उस पे इंटरेस्ट भी लगेगा। अब इन 10 महीनों का इंटरेस्ट भी अगर लगाएं तो ये जाके बनता है, इंटरेस्ट की रकम निकाल कर 45,000 बनता है। तो होता यूँ है कि ये 45,000 आपका ज़ाया हो जाता है, आप मतलब आपको इसकी ख़बर भी नहीं होती। तो बहरहाल ये तरीक़ाकार जो हमने आपको बताया कि वो ये होना चाहिए कि हमेशा जीपी फ़ंड के लिए आप अप्लाई करें, जून तक वेट करके आप अप्लाई कर लें। अब जब आपने अप्रैल में अप्लाई किया तो मई और जून 2 महीने वेट करके आप फिर जीपी फ़ंड के लिए अप्लाई कर दें। बेशक रिटायर आप अप्रैल में हो गए हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही आप अप्लाई करें ताकि आपको जीपी फ़ंड की अपनी पूरी रकम मिले। तो इस तरह से अगर आप अप्लाई करेंगे तो बकाया जात भी जो आपके रह गए हैं वो आपको मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो आप बाद में दरख्वास्त भी दे सकते हैं। अब इसके बाद एक अहम ख़बर जो कि बहुत ही बुरी ख़बर है। अब देखें, इंतहाई जुल्म हो रहा है सरकारी मुलाजमीन के ऊपर। पेंशनर्स के लिए पेंशन लेने के लिए आपके ऊपर क्या जुल्म ढाए जा रहे हैं, ये आपके सामने एक नोटिफिकेशन हम शेयर कर रहे हैं जो कि स्टेट ऑफिस मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, और ये कराची सेक्रेटरीट से जो है वो इशू हुआ है। और इसमें क्या है कि जब भी आप पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, अब हमेशा आपको एनओसी लेना पड़ेगी, स्टेट ऑफिस से एनओसी लेना पड़ेगी। अब ये डिफरेंट जो इसके ज़ैली जो ऑफिसेज़ हैं उनको भी ये नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है, हर साल कर दिया गया हुआ है। अब ये जो एनओसी और एनडीसी है स्टेट ऑफिस की तरफ से, इसको आपने लेके पेंशन के लिए जब अप्लाई करेंगे इसको साथ अटैच करना, लफ करना लाजमी होगा। यानी इसमें होता क्या है, ये स्टेट ऑफिस क्या काम करता है? स्टेट ऑफिस बेसिकली इस चीज़ को इंश्योर करता है कि आपने जो है वो कभी इस टाइम आप जो है वो सरकारी तौर पे मिले हुए किसी घर में मौजूद नहीं है, वहाँ पे आप नहीं रह रहे, आपने कोई रिहाइश नहीं रखी हुई। इन केस अगर आपने रिहाइश रखी हुई है और आपने एनओसी में उसमें जब आप स्टेट ऑफिस से लेने जाते हैं और एनओसी में ये लिख दिया जाता है कि नहीं ये भाई ये बंदा यहाँ पे मौजूद है, अब होगा क्या, जब आप एनओसी साथ अटैच कर देंगे अपनी पेंशन के अप्लाई करने के लिए, पेंशन के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो पेंशन ऑफिस क्या करेगा, वो वहाँ पे देखेगा कि भाई इतनी रकम जो है वो इतने टाइम से आप एनओसी के मुताबिक इतने टाइम से आप वहाँ पे सरकारी घर में आप रह रहे हैं। अब वो सरकारी घर की जो मालियत और वहाँ पे जो उसका रेंट है वो जब कैलकुलेट किया जाएगा, वो क्या किया जाता है, वो डिफेंस के किसी मकान के हिसाब से या बैरियर टाउन के किसी मकान के हिसाब से किया जाता है। और जब इसकी रकम कैलकुलेट की जाती है तो वो क्या करंट जो मार्केट की जो वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू, उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेट की जाती है। और वो इतनी बन जाती है कि पेंशन आप एक के आप आपके दो फैमिलीज़ की जो पेंशन है वो मिला के भी अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो आप उसकी बकाया जात को आप पूरा ना कर सकें। तो ये देखें कि ये कितना जुल्म है। हम आपको ये भी बताते चलें कि जब आप पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं उस फॉर्म में बाकायदा तौर पे मेंशन होता है कि 1 साल के अंदर अंदर जो बकाया जाते हैं वो आप उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी सरकारी मुलाजिम से वो आप ले सकते हैं। आपका जो मुतल्लिका इदारा है वो आपसे ले सकता है उसकी उसकी जो बकाया जात की आपकी रकम है किसी भी मद में वो आपसे वापस ले सकता है। तो बहरहाल ये इंतहाई बुरी ख़बर थी, और पहले भी सरकारी मुलाजमीन के ऊपर इंतहाई जुल्म ढाए जा रहे हैं, और अब ऊपर से ये दूसरा जुल्म ये किया जा रहा है कि अब जब आप पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो स्टेट ऑफिस से एनओसी आपको लेना पड़ेगा या स्टेट ऑफिस से एनडीसी आपको लेना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आप आज की ख़बर आपको अच्छी लगी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ख़बर आपको अच्छी लगी होगी, और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।